प्रिय छात्रों, मैं जी.आर. बारोलिया, प्रिंसिपल, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज चित्तौड़गढ़, सब्जेक्ट ME 201, उसका यूनिट 2 कंपाउंड स्ट्रेसेस, लेक्चर 6, यूनिट 2 का छठा लेक्चर। इसमें मोर सर्किल फॉर द अनलाइक स्ट्रेसेस। इससे पहले लेक्चर 5 में हमने पढ़ा था मोर सर्किल फॉर लाइक स्ट्रेसेस। तो लाइक स्ट्रेसेस और अनलाइक स्ट्रेसेस में फ़र्क आपको मालूम होना चाहिए। जब दो स्ट्रेसेस दोनों का साइन एक जैसा हो, यानी दोनों या तो कंप्रेसिव हो या टेंसाइल हो, तो वो लाइक स्ट्रेसेस कहलाते हैं, समान स्ट्रेस। और अनलाइक स्ट्रेस यानी भिन्न प्रकार के प्रतिबल, ये होते हैं जब एक स्ट्रेस टेंसाइल हो और दूसरा कंप्रेसिव हो। जैसे यहाँ पर इस ब्लॉक PQRS पर x दिशा में P1 तनाव प्रतिबल लग रहा है और y दिशा में P2 दाब प्रतिबल लग रहा है। P1 तनाव प्रतिबल है, P2 दाब प्रतिबल है। इसका मतलब ये अनलाइक स्ट्रेसेस हैं, भिन्न प्रकार के स्ट्रेस हैं, दोनों का साइन अलग अलग है। तनाव प्रतिबल पॉजिटिव होगा तो दबाव प्रतिबल नेगेटिव होगा। तो इस प्रकार के लिए जब एक स्ट्रेस तनाव वाला हो, दूसरा दबाव वाला हो, तो इस प्रकार के अनलाइक स्ट्रेस के लिए मोर सर्किल किस तरह से बनाया जाता है वो हम यहाँ पे देखेंगे। इसके लिए ये फिगर देखिए आप, चित्र संख्या 2.7, ये स्ट्रेस डायग्राम है। इस स्ट्रेस डायग्राम में आप देख रहे हैं PQRS एक एलिमेंट है, ब्लॉक है। इसके ऊपर x दिशा में P1 स्ट्रेस है जो टेंसाइल है, y दिशा में P2 स्ट्रेस है जो कंप्रेसिव है। ये दबाव वाला है, ये तनाव वाला है। तो ये दोनों स्ट्रेस अनलाइक हो गए। और यहाँ पे Q जो कि अपरूपण प्रतिबल होता है, उसका मान 0 है। तो P1 और P2 जब अनलाइक हो तो उसके लिए मोर सर्किल कैसे बनाया जाता है उसको आप देखिए, यहाँ पे नीचे देख सकते हैं। ये मोर सर्किल इसके लिए बनाया गया है। यहाँ पर मोर सर्किल बनाने की विधि हम पहले पढ़ चुके हैं, उसी विधि से या उसी मेथड से मोर सर्किल बनाया जाएगा। खाली फर्क इसमें एक साइन का आएगा, एक स्ट्रेस नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है। इनको मोर सर्किल पे किस तरह से मार्क किया जाता है ये हम यहाँ समझेंगे। एक्स एक्सिस खींच लीजिए और ये वाई एक्सिस खींच लीजिए, इसके परपेंडिकुलर। ये जब इनका क्रॉस पॉइंट है, ये ओरिजिन हो गया, यानी O बिंदु हो गया। इस O बिंदु से P1 की वैल्यू इधर लीजिएगा और यहाँ पर A पॉइंट लगा लीजिए। देखिए यहाँ से ये P1 की वैल्यू और A पॉइंट लगा लिया हमने। इसके बाद P2 लीजिए, जो P2 दबाव प्रतिबल है और ऋणात्मक होता है तो उसको हम ऋण साइड में यानी लेफ्ट की तरफ लेंगे। तो O से P2 की वैल्यू, O से यहाँ मार्क करिए और जहाँ पे ये P2 की वैल्यू आती है वहाँ पे B पॉइंट मार्क करिए। A और B पॉइंट दोनों ही मार्क हो गए। जैसा कि पहले वाले आर्टिकल में क्या था, उसमें दोनों A और B दोनों पॉइंट इस तरफ आए थे। यहाँ पे A पॉइंट इधर आ रहा है तो B पॉइंट इधर आएगा। अब A और B के बीच में C पॉइंट लीजिए, बिल्कुल सेंटर में है। इन दोनों के मध्य बिंदु C लीजिए और C को सेंटर मानते हुए A तक त्रिज्या का एक चाप भरिए और इसको एक सर्किल घुमा दीजिए। तो इससे जो बनेगा वो सर्किल बनेगा, ये मोहर सर्किल कहलाता है। अब ये इस मोहर सर्किल को इस फिगर से हम थोड़ा रिलेट करते हैं। किस तरह से, देखिए मोहर सर्किल में कोई भी त्रिज्या, चाहे CA CB, यहाँ पे दो त्रिज्याएं बन रही है CA और CB। ये CA त्रिज्या इस तल को रिप्रेजेंट करती है, इस वर्टिकल तल को, जो CA तल कह सकते हैं, इस CA तल को रिप्रेजेंट करती है CA। और CB ये त्रिज्या दूसरे तल को रिप्रेजेंट करती है और वो तल है ये वाला हॉरिजॉन्टल तल। तो ये वर्टिकल प्लेन है और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है और ये दोनों प्लेन मोहर सर्किल के अंदर दर्शाए जाते हैं इन दोनों त्रिज्याओं से। और ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है, इसके और इसके बीच में 180 डिग्री का एंगल है। और यहाँ पे हम देखें तो इस वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। तो ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर आकर के 180 का हमें दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी एंगल जो स्ट्रेस डायग्राम में अगर थीटा डिग्री है या 90 डिग्री है
तो वो मोर सर्किल पे जा करके वो एंगल आपको 180 डिग्री का दिखाई देगा। अब इसी तरह से अगर ये थीटा डिग्री का एंगल है, ये थीटा है, तो इसमें आकर के ये एंगल 2 थीटा का बन जाएगा। तो अब ये थीटा डिग्री एंगल हम मार्क करते हैं इसमें, तो कैसे होगा, ये वाला तल आपका ये हो गया और इस तल के साथ में ये वाला कोण जो है थीटा डिग्री का एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, घड़ी के विपरीत दिशा में है। तो यहाँ से इस तल से हम घड़ी के विपरीत दिशा में थीटा की जगह 2 थीटा डिग्री का एक कोण बनाएंगे। तो ये 2 थीटा डिग्री का हमने कोण बना दिया और यहाँ पे हमने एक ये लाइन खींच दी, एक त्रिज्या खींच दी जो डी पर काटती है इसकी परिधि को। तो सी डी ये दूसरा तल हो गया और ये दूसरा तल कौन सा होगा, ये वाला तल होगा ए बी। तो ये ए बी तल हो जाएगा। ए बी तल को मोर सर्किल में सी डी के द्वारा दर्शाया जा रहा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इन दोनों तल के बीच में थीटा डिग्री का एंगल है यहाँ पे, तो ये इन दोनों के बीच में यहाँ आकर के 2 थीटा डिग्री का एंगल बन गया। अब पॉइंट डी, ये डी पॉइंट वह पॉइंट है जो आपके दो वैल्यू देता है, एक स्ट्रेस डायरेक्ट स्ट्रेस और एक शियर स्ट्रेस, पी एन और पी टी की दो वैल्यू देता है। यहाँ पे दो वैल्यू होगी, पी एन वैल्यू होगी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी कि ये आप ये पी एन हो जाएगा, ये यहाँ भी दर्शाया गया है इसको, ये पी एन हो जाएगा, ये दूरी पी एन यानी यहाँ से यहाँ तक की। डी की एक्स एक्सिस पर दूरी जो है पी एन हो जाएगी और डी की वाई एक्सिस पे दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये पी टी हो जाएगी। तो इस प्रकार से मोर सर्किल से हम पी एन और पी टी की वैल्यू इंक्लाइन प्लेन पर पी एन और पी टी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ये डायरेक्ट वैल्यू हम पढ़ करके निकाल सकते हैं या ज्योमेट्री का उपयोग करके इसका फॉर्मूला भी लिखा जा सकता है। पी एन बराबर क्या होगा और पी टी बराबर क्या होगा, इसका सूत्र भी यहाँ से निकाला जा सकता है। यहाँ पर झुके हुए तल ए बी पर के लंबवत प्रतिबल पी एन और का मान ओ ई के बराबर है, ओ ई के बराबर, जो कि हम अभी पहले देख चुके हैं। ओ ई यानी कि मोहर सर्किल में ये है ओ ई, ओ से ई की वैल्यू ये आपका पी एन की वैल्यू है और ई डी या डी ई पी टी की वैल्यू है। ये देखिए इसको बताया गया है आगे कि ओ ई इसके बराबर है और स्पर्श प्रतिबल पी टी का मान ई डी के बराबर है, जो डायरेक्ट मोर सर्किल से हम पढ़ सकते हैं। ये वैल्यू और ये वैल्यू डायरेक्ट मोर सर्किल से पढ़ी जा सकती है। अगर इस मोर सर्किल को हम ग्राफ पे बनाएं पैमाना मान के, तो पी एन और पी टी की वैल्यू डायरेक्ट ग्राफ से ही पढ़ी जा सकती है और डायरेक्ट आंसर आ जाते हैं। और यह फॉर्मूला भी मोर सर्किल से निकाला जा सकता है, जो एनालिटिकल मेथड से पहले निकाला था उसी वैसा का वैसा फॉर्मूला इस मोर सर्किल से भी आ जाएगा। इस प्रकार मोहर वृत्त बनाकर पी टी और पी एन का मान हम सरलता से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये था मोर सर्किल किसके लिए, अनलाइक स्ट्रेसेस के लिए। पहले लाइक स्ट्रेसेस के लिए पढ़ा, फिर अनलाइक स्ट्रेसेस के लिए मोर सर्किल इस तरह से बनाया जा सकता है, इस तरह का मोर सर्किल बनेगा। अब इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल में आप देखिएगा आपके सिलेबस के हिसाब से, यहाँ पर देखिएगा 2.3.3 फॉर 2 परपेंडिकुलर डायरेक्ट स्ट्रेस विथ शियर सिंपल शियर स्ट्रेस। देखिए अब मोर सर्किल बनाना है, 2 परपेंडिकुलर डायरेक्ट स्ट्रेस होंगे जो एक दूसरे के 90 डिग्री पर लगे हुए होते हैं। एक एक्स दिशा में होगा, दूसरा वाई दिशा में होगा और उनके साथ में शियर स्ट्रेस भी होगा। अब तक जो आर्टिकल हमने पढ़े हैं उसमें शियर स्ट्रेस नहीं था, लाइक स्ट्रेस थे और अनलाइक थे, दोनों में शियर स्ट्रेस शून्य था। यहाँ पर हम लाइक स्ट्रेस का केस लें चाहे अनलाइक का लें, उसके साथ में शियर स्ट्रेस और लगा देते हैं। तो मोहर सर्किल किस तरह से बनाया जाता है, इसमें मोहर सर्किल बनाने की विधि सिर्फ वो ही है, कुछ चेंजेज आता है, वो क्या आते हैं वो हम इस आर्टिकल में पढ़ेंगे। यहाँ पर ब्लॉक पी क्यू आर एस वैसा ही हम ब्लॉक लेंगे। एक्स दिशा में तनाव प्रतिबल P1 लेंगे, वाई दिशा में तनाव प्रतिबल P2 लेंगे, साथ में Q अपरूपण प्रतिबल लगा हुआ होता है
ये प्रतिबल चित्र संख्या 2.9 में दर्शाए गए हैं। 2.9 देखिएगा, ये चित्र फिगर आपका 2.9, फिगर को देखिएगा, फिगर 2.9, फिगर 2.9 है। इसमें एक ब्लॉक लिया हुआ है PQRS, जैसा कि ब्लॉक हम लेते आए हैं उस तरह का। इसके अंदर P1 स्ट्रेस x डायरेक्शन में है, टेंसाइल है, P2 स्ट्रेस y डायरेक्शन में है, ये भी टेंसाइल है, तो दोनों ही लाइक हो गए। और इसके साथ में Q स्ट्रेस है, देखिए Q स्ट्रेस इस तरह से लग रहा है कि P2 पर ये इस डायरेक्शन में है तो नीचे इस डायरेक्शन में हो जाएगा। ये Q1 का कपल हो गया, जो Q2 से संबंधित कपल है जो क्लॉकवाइज है, और P1 से संबंधित कपल है, इसमें Q का डायरेक्शन है, यहाँ पे Q का डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो इसका कपल हो गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ पे इस P1, P2 और Q स्ट्रेस जो लग रहे हैं इस स्ट्रेस डायग्राम के अंदर, स्ट्रेस डायग्राम के अंदर ब्लॉक पर स्ट्रेस दर्शाए जाते हैं। और मोहर सर्किल में एक, फिर मोहर सर्किल कैसे बनाया जाता है, स्टेप्स सारे वो के वही हैं, आप देखिएगा। यहाँ पे हम ये मान के चलते हैं कि P1 इज ग्रेटर देन P2, P1 को हम बड़ा मानते हैं P2 से, ताकि मोहर सर्किल बनाने में हमारे इसके हिसाब से ही बनेगा। अगर आप P2 को बड़ा भी मान सकते हैं तो उसमें फॉर्मूले में थोड़ा चेंज आ जाएगा। ये जो फॉर्मूला निकलता है या मोहर सर्किल बनता है वो उसमें हम मान के ये पहले ही मान लेते हैं कि P1 को बड़ा मानते हैं, P2 को छोटा मानते हैं। अब देखिए मोहर सर्किल बनाने के लिए एक्स एक्सिस खींचा, वाई एक्सिस खींच लिया, ओ ओरिजिन लगा दिया। अब ओरिजिन O से P1 की वैल्यू नापिए इस दिशा में, राइट साइड में। ये देखिए P1 जहाँ तक आया वहाँ पे हमने A बिंदु लगा दिया, ये P1 दूरी हो गई। उसके बाद में P2 नापिए, P2 अब O और A के बीच में आएगा, क्योंकि P2 का मान हमने कम माना है, तो P2 यहाँ कहीं बीच में आ जाएगा। ये P2 की वैल्यू होगी और उसको हमने B पॉइंट लगा दिया। तो अब हमारे पास पॉइंट O है, पॉइंट A और B आ गया, जो कि P1 और P2 के बराबर है। इसके बाद में अब हमें Q दर्शाना है, तो Q को दर्शाने के लिए देखिए P1, ये पॉइंट A1 जो है P1 के करस्पॉन्डिंग पॉइंट है, तो P1 पर Q, देखिए P1 पर Q का जो कपल है, P1 से संबंधित Q का जो कपल है ये है आपका, ये अपवर्ड लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया, घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में हो गया। इसको हम धनात्मक लेंगे और धनात्मक को हम नीचे नापते हैं, नीचे दर्शाते हैं, एक्स एक्सिस के नीचे। तो हम यहाँ A पर Q के बराबर नीचे पॉइंट लगा देंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे यहाँ पे और Q के बराबर नाप करके हम ये एक पॉइंट लगाते हैं, इसको F पॉइंट दे दिया हमने। इसी प्रकार से अब हम आते हैं P2 के करस्पॉन्डिंग Q का क्या वैल्यू है, P2 के करस्पॉन्डिंग Q ये है देखिए, तो इसका कपल जो है क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज को हम ऋणात्मक लेंगे और ऋणात्मक को हम ऊपर नापेंगे, तो B पर एक लंब ऊपर खींचेंगे, परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे ये, और यहाँ से Q नापेंगे और ये पॉइंट लगाएंगे, इस पॉइंट को हम G दे दिया हमने नाम, और G और F इन दोनों को हम एक सीधी लाइन से मिला देंगे और इसका सेंटर पॉइंट C हो जाएगा। जहाँ पे इस लाइन को काटेगा वो सेंटर पॉइंट भी होगा और C पॉइंट हो जाएगा। C से F तक या C से G तक दोनों ही बराबर होंगे। एक त्रिज्या लीजिए और C को सेंटर मानते हुए एक सर्किल खींच दीजिए। ये हमने एक वृत्त खींच दिया और इस वृत्त को हम कहते हैं मोहर सर्किल। ये हमारा मोहर सर्किल बन गया। लेकिन मोहर सर्किल बनने के बाद में देखिए अब हमें इसमें मोहर सर्किल बनती, दो प्लेन तो अपने आप आ जाते हैं हमारे पास। देखिए CF, ये CF प्लेन जो है ये है आपका वर्टिकल प्लेन, ये वाला प्लेन हो गया, ये CF वर्टिकल प्लेन हो गया। CF दर्शाएगा इस वर्टिकल प्लेन को और इसके विपरीत दिशा में CG, ये CG प्लेन जो है ये दिखाएगा आपके इस प्लेन को, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन को। तो अब हमारा कि इंक्लाइन प्लेन कहाँ पे है, ये हमारा इंक्लाइन प्लेन है, ये वाला AB एंगल बना रहा किसके साथ में, CA के साथ में। तो CA हमारा प्लेन ये है, CA हमारा प्लेन है ये वर्टिकल। तो इसके साथ में हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा डिग्री यहाँ बन रहा है तो यहाँ 2 थीटा का एंगल बना देंगे।
यहाँ से हमने 2 थीटा एंगल बनाया है, थीटा का डबल, ये इस दिशा में, तो 2 थीटा का एंगल बनाया, ये एंगल बन गया, और ये एंगल जहाँ पे इसको काटता है ये हमने डी पॉइंट लगा दिया, और ये डी पॉइंट हमारा हो गया। अब ये सी डी, ये प्लेन है एक जो मोर सर्किल में रिप्रेजेंट कर रहा है, सी डी प्लेन ये हमारा इंक्लाइन प्लेन को रिप्रेजेंट करता है, ए बी प्लेन को, तो ये हमारा ए बी प्लेन हो गया जो मोर सर्किल में सी डी के नाम से दिखाई दे रहा है। और डी पॉइंट उसी तरह से जैसे पिछले आर्टिकल में हमने पढ़ा था, डी पॉइंट के जो स्ट्रेसेस होंगे, ये दूरी, यहाँ से ये दूरी पी एन हो जाएगी, और ये वाली डिस्टेंस यानी कि ये दूरी ये आपके पी टी हो जाएगी। ये टेंजेंशियल स्ट्रेस हो गया, ये पी टी और ये पी एन। तो इस तरह से पी टी और पी एन, ये डी पॉइंट निकालते ही हम पी टी और पी एन की वैल्यू निकाल सकते हैं इसमें। इसके बाद में मोहर सर्किल में ये जो सारा मैटर लिखा हुआ है ये मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया है, वही चीज़ लिखी हुई है जो अभी आपको समझाया है वही इसमें लिखी हुई है। पी एन बराबर ओ ई, पी टी बराबर ई डी, ये चीज़ हम डायरेक्ट ग्राफ से पढ़ सकते हैं। तो ये एक सरल मेथड माना जाता है कि ग्राफ खींचने के बाद, ग्राफ पर अगर मोहर सर्किल हम बनाएं स्केल से पैमाना मान के, तो डायरेक्ट यहाँ पर जो वैल्यू होती है, ये दूरी होती है वो पी एन होती है, और ये दूरी जो होती है वो पी टी होती है। तो इस तरह से हम डायरेक्ट पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मोहर सर्किल वृत्त में रेखा गणित का उपयोग करके, ज्योमेट्री का उपयोग करके पी एन और पी टी के लिए सूत्र भी निकाले जा सकते हैं। जैसा जो हमने एनालिटिकल मेथड में पहले सूत्र निकाले थे, वो सूत्र हम इस पे मोहर सर्किल पे, इस मोहर सर्किल पे इसकी वैल्यू निकालें रेखा गणित की विधि से, और इसका मान निकालें, इस दूरी का ओ ई का की वैल्यू निकालें और डी ई की वैल्यू निकालें, तो ये सूत्र हो जाएंगे। ये पी टी का सूत्र आ जाएगा और ये पी एन का सूत्र आ जाएगा। तो इस प्रकार मोहर सर्किल का उपयोग करके हम पी टी और पी एन की वैल्यू हम आसानी से, सरलता से निकाल सकते हैं।